हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th होम साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। चैप्टर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। एक शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा अध्याय खत्म। बस ध्यान से सुनिएगा कि अच्छे स्वास्थ्य, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके शरीर में जल का कितना महत्व है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि मानव शरीर के लिए 65% जल जरूरी है। यानी हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है। अगर इससे कम जाए तो अलग समस्याएं हैं। कैसे पूरा करेंगे? तो यही सब बातों को हम इस चैप्टर में आज क्लियर करेंगे। अर्थात चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? तो चैप्टर का नाम है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। चैप्टर का क्या नाम है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। और हमें पढ़ना क्या है? तो इस पाठ में मूल रूप से पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य में जल का क्या महत्व है। जल के बिना जीना संभव नहीं है। संक्रमित जल से होने वाले रोग, जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं क्या है, जल की शुद्धिकरण के क्या उपाय हैं, निर्जलीकरण क्या है, जीवन रक्षक घोल कैसे तैयार करते हैं, पाचक, रक्तवाहन इत्यादि में जल की क्या क्या उपयोगिता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर समझिए कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है, जल कम जाए तो क्या समस्याएं, जल को पूरा कैसे करेंगे, और हमारे शरीर के लिए जल का कहां कहां महत्व है। इन सारी चीजों को हम लोग इस अध्याय में बारी बारी से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना हमें? अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। अब गौर करिएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है तो जितना जरूरी भोजन है, जितना जरूरी हमारे लिए हवा है, उतनी ही जरूरत हमारी जल का है। क्योंकि जल से कुछ और सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले ये हमारे भोजन के पाचन में मदद करती है। भोजन के पाचन में क्या करती है? ये मदद करती है। कभी आपने गौर ऐसा किया होगा कि जब आप भोजन कर लेते हैं और पानी का सेवन नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो आपका पाचन सही से नहीं होगा। पाचन जब सही से नहीं होगा तो एक अलग सी शरीर में ना अकड़न, दर्द प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात जल होने से पाचन सही रहता है। साथ ही साथ जो उत्सर्जन की क्रिया है ना, वो भी सही से होती है। अगर आप जल नहीं लेंगे तो उत्सर्जन की क्रिया, जैसे मूत्र त्याग करेंगे तो उसमें जलन होगी, मल त्याग में अच्छा से मल त्याग नहीं हो पाएगा। ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। यानी जल हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी आप एक पॉइंट पढ़ा कि जल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो शरीर में भोजन के पाचन, शरीर में उत्सर्जन, इन सारे कार्यों के लिए हमारे लिए जल बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है, जल के बिना जीवन नहीं। देखिए, गौर करिए, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में सबसे पहला हमारा बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है और सारे ग्रह हैं। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमें यह पता चला है कि इन सारे ग्रहों में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। फिर आपसे यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है भाई, अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं है? इसके पीछे का कुछ रीजन हमें बताया गया। तो सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता है और जल जब रहेंगे तभी जीव होगा। यानी जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यानी सभी ग्रहों पर जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि वहां जल नहीं है, और पृथ्वी पर जीवन है इसका मतलब यहां जल है। यानी जल है इसीलिए जीवन है। अर्थात जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए, इतिहास यह भी बताता है कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी वो जलाशय से ही हुई थी। यानी मानव आज जो इस विकासशील मानव है, इसका जन्म किससे हुआ है?
बंदर से हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले और चलो पीछे, तो मछली से हुआ है भाई। यानी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर पहले जहां नमी था वहां एक कोशिकीय जीव, फिर मछलियां, फिर आगे धीरे धीरे वही मछलियां तालाब से बाहर निकलना शुरू हुई और वह रूप लेते लेते आज एक विकसित मानव, हाथी और मनुष्य है। क्लियर? तो कहने का अर्थ है कि जहां जल है वहां जीवन है, जल जहां नहीं है वहां जीवन नहीं है। क्लियर? आप गौर करके देखिएगा, अभी आपके आसपास में कहीं पानी नहीं है, आपको एक भी जीव नजर नहीं आती कि छोटी छोटी कीड़े मकोड़े, लेकिन जैसे ही बरसात के दिन आते हैं, जैसे पानी बरसना शुरू करता है, उधर मेढक टटराना शुरू कर देता है, उधर मछलियां तैरना शुरू कर देती है, और बहुत सारे कीड़े आपको नजर आते होंगे घर के द्वार में। झिंगुर है तो कौन कौन सा है, नहीं गनगुआरी है, ये कहां से आ जाता है भाई? कभी गौर किया आपने? सब जल के कारण उत्पन्न होती है। यानी जल नहीं है, एको को नहीं दिखाई पड़ता है, जल आते ही सब आ जाता है, चाहे जहां से आवे। यानी कहने का अर्थ है कि जल ही हमारा जीवन है। तो हमने दो बातें आपको क्लियर कर दिया, पहला हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल जरूरी है, और दूसरा जल ही जीवन है। आगे हैं क्या, सुनिएगा थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए, हर एक बात हम क्लियर करते चलेंगे आपको, और आशा और विश्वास के साथ कहेंगे कि आप अगर सुन लेंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे टॉपिक्स देखेंगे हमारी बात आपके दिमाग में आएगी, एकदम अटेगी कि अरे सर तो ऐसे पढ़ाए थे। तो चलते हैं, आज है संक्रमित जल से होने वाले रोग। देखिए, जल शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन कौन जल? अच्छा वाला जल, जिसमें किसी तरह का हानिकारक जीव ना हो, ऐसे जी। अब ऐसे जल पी लिए जिसमें किसी तरह का कीटाणु विषाणु गंदा हो, अगर वो जब पी लेंगे ना तो हमें बीमारियां हो जाती है ना, उसको कहते हैं जल जनित रोग। जल जनित रोग यानी गंदे जल के सेवन से होने वाले रोग को कहते हैं जल जनित रोग। यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे रोग हैं, हमने कुछ जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसी हिसाब से हमने दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहला है हमारी हैजा। ये क्या होता है कि यह जल जनित रोग है, इसका मेन कारण है एक जीवाणु है जिसका नाम है विविरियो कोलेरी। जब गंदा जल आप पीते हैं तो उसी गंदा जल में पाया जाता है विविरियो जीवाणु कोलेरी, विविरियो कोलेरी। वो जीवाणु गंदा जल के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर में चला जाता है, हम भी पीते हैं, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधी क्षमता है, वो ज्यादा है तो हम उसको मार देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है तो ये विविरियो जीवाणु जो है ना उसमें ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और जैसे ज्यादा एक्टिव होगा उसे पतला दस्त, उल्टियां होना शुरू होगा। दस्त और उल्टी के बाद उसकी आंखें ना सामान्य से नीचे धंस जाएगी, शरीर का रंग पीला हो जाएगा, वो व्यक्ति खड़ा होने में असमर्थ होगा, समझिएगा उसे हैजा हो गया है। क्लियर? पहला तो आपने क्या समझा, संक्रमित जल से होने वाले रोग में पहला है हमारी हैजा। इसका मेन कारण क्या है, तब विविरियो कोलेरी नामक जीवाणु जो दूषित जल के माध्यम से या दूषित भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर गया, वह एक्टिव हुआ, जैसे सक्रिय होता है हमें पतला दस्त, उल्टियां होगा, आंखें धंस जाएगी, रंग पे पीला पड़ जाएगा, और हम असमर्थ हो जाएंगे चलने खड़ा होने में। तो समझिएगा कि हैजा रोग हो गया है। क्लियर? अगर इस तरह का रोग हो जाए तो बॉडी में निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का मतलब है कि शरीर में जितना 65% पानी चाहिए वो पानी कम हो गया है। अब इसको अगर हमें दूर करना है तो दूर करने के लिए हमें बाहर से ओआरएस का घोल या जीवन रक्षक घोल तैयार करके हम खुद ब खुद दे सकते हैं, या किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, तुरंत उसका इलाज करवाना नितांत जरूरी है, अन्यथा उनकी मृत्यु हो सकती है। देखिए नाम से ही पता चलता है जा, यानी है तो है, यानी जल है तो है और नहीं तो जा, काम खत्म। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको हैजा की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दूसरा हमारी बीमारी है मेरे भाई, टाइफाइड। सुनना, टाइफाइड क्या है? देखिए ये भी एक जल जनित रोग है, टाइफाइड भी एक जल जनित रोग है, और ये किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है, यह दूषित जल या दूषित भोजन के कारण हमारी बॉडी के अंदर इन कर जाती है, और जैसे जाती है तो हमें टाइफाइड से पीड़ित कर देती है। अब भाई टाइफाइड होगा तो लक्षण क्या होगा भाई,
तो टाइफाइड का मुख्य लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, कब्ज, दस्त इत्यादि जब होना शुरू हो जाए तो समझिएगा कि ये रोगी टाइफाइड से पीड़ित है। कोई दिक्कत? अब जब टाइफाइड हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना है। तो उपचार क्या है? तो इस रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक चिकित्सा की जाती है। एंटीबायोटिक क्या होता है भाई? तो वैसी दवाइयां जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाती है, यानी अगर उस सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में ना इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक चिकित्सा की जाती है। साथ ही साथ खास करके जहां रोगी रहते हैं उसके आसपास की साफ सफाई रहनी चाहिए। पुराने जल जहां जम रहे हों उसको जमने नहीं दीजिए, क्योंकि उसी गंदे जल से ही क्या निकलता है? साल्मोनेला टाइफी निकलती है। तो साफ सफाई रखिए। गली का फ्रूट नहीं खिलाइए, माने कोई खाद्य पदार्थ अगर गली में बन रही हो, माने लोग बेच रहे हैं ठेले रेरी पर, तो वो सब नहीं खिलाइए, नहीं तो वो और बीमार हो सकते हैं। साथ ही साथ कच्चे फल और कच्चे सब्जियां नहीं दीजिए, क्योंकि उनमें कब्ज की परेशानी और बढ़ सकती है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जो टाइफाइड से पीड़ित रोग हैं, तो रोगी को बचाने के लिए हम ये सब सावधानियां बरत सकते हैं, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा उन पर कम पड़ेगा। क्लियर? तो आपने पढ़ा टाइफाइड रोग के कारण, फिर लक्षण, रोग के उपचार। आगे हमारा है हेपेटाइटिस ए। याद रखेंगे, हेपेटाइटिस एक संक्रमित जल है। हेपेटाइटिस एक संक्रमित जल से होने वाले रोग हैं। अब इसमें क्या है, रोग का लक्षण क्या है समझिएगा। बुखार, मतली, पेट दर्द, पीलिया, भूख न लगना, त्वचा पर खुजली, मांसपेशी में दर्द, ये है। लेकिन हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, अगर किसी को हेपेटाइटिस होती है उसका दो लक्षण हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। पहला, उसकी आंखें पीली हो जाती है, इसको पीलिया कहते हैं। और उसको जो पजरा कहते हैं ना, जिसको साइड में दोनों तरफ, इसी में दर्द हो जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं इसको हेपेटाइटिस हो गया है। बाकी कोई लक्षण रहे चाहे ना रहे, हेपेटाइटिस का मेन दो लक्षण याद रखना मेरे भाई। हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, हमारी अपनी प्रैक्टिस है। तो हमने अनुभव किया कि जिसकी आंखें पीली हो गई और मूत्र का रंग भी पीला हो और सामान्यतः पेट दर्द अगर सामने साइड से हो जाए तो समझिएगा उसको हेपेटाइटिस हो गया है। अब ऐसे रोगी को क्या करें भाई, कैसे बचाएं? तो सिंपल तरीका है मेरे भाई, उसका मेन उपचार है आराम करना। यानी भारी वाली काम उसको मत करने दीजिए। भारी वाला काम जैसे करेगा तो समझिए उसको और परेशानी बढ़ेगी। इसलिए उसे आराम की सख्त जरूरत है। ताजा पानी दीजिए और पानी भी पर्याप्त मात्रा में पिलाइए। पानी भी ताजा होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में। जैसे सामान्यतः अगर उसको पीने की क्षमता अगर 2 लीटर है तो उसको 4 लीटर दीजिए, 5 लीटर दीजिए, क्योंकि पानी ही उसकी गंदगी को साफ करेगा। ठीक है? समझ में आ रही बात ना? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हेपेटाइटिस ए के लक्षण, उपचार इत्यादि। तो इतनी बात तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि संक्रमित जल से 3 बीमारी हमने बताया। पहला बताया हैजा, दूसरा है टाइफाइड और तीसरा है हेपेटाइटिस ए। तीनों रोग के कारण, लक्षण और उपचार हमने बताया। यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे, पहला हमारे मानव शरीर में जल का क्या महत्व है, जल के बिना जीवन संभव नहीं, और फिर संक्रमित रोग से होने वाले रोग। आगे चलते हैं मेरे ब्रदर। आगे है जल की भौतिक विशेषताएं। देखिए, जल की भौतिक विशेषता का क्या मतलब होता है। देखिए, जल जो है ना वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। यह भौतिक है। ठीक है? भौतिक का मतलब क्या? उसके गुण को बताता है। जो भौतिक अवस्थाएं हैं तो रंगहीन होती है, गंधहीन होती है और स्वादहीन होती है। और इसका क्वथनांक कितना है याद रखेंगे, 100 डिग्री सी। यानी जब पानी को आप गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे 30 डिग्री 40 डिग्री तापमान देंगे, वह बाष्पित होना शुरू होगा, वह उबलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री उसका तापमान हो जाएगा वह उबलने लगेगी, ऐसे खदकने लगेगी। तो ये हुआ क्वथनांक। लेकिन उससे नीचे आइए, 5 10 7 8 रहेगा, पानी ठंडी हो जाएगी, जमेगी नहीं, 0 डिग्री आएगी तो जमेगी, उसको कहते हैं, उसका हम लोग गलनांक कहिए या हिमांक कहिए। ठीक है? तो गलनांक या हिमांक कितना मेरे भाई? तो 0 डिग्री
क्वथनांक कितनी है? 61 डिग्री। ये जल की भौतिक अवस्थाएं हैं, याद रखेंगे। यह 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में पाई जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन आगे हम लोग रासायनिक में पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि यह तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। एक बात और याद रखिएगा कि बर्फ ना पानी पर तैरती है। इसका क्या कारण है? तो याद रखेंगे, जो पानी का आयतन है ना, वह बर्फ से ज्यादा होता है, इसीलिए बर्फ तैरती है। कभी कभी पूछ देता है, तो बर्फ के तैरने के कारण है कि पानी का आयतन ज्यादा होता है और बर्फ का आयतन कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल के अणुओं में हाइड्रोजन का बंध होता है और सर्वव्याप्य विलायक है। विलायक का मतलब होता है कि अपने भीतर सब कुछ को वो घुला लेता है। कौन? जल। जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है और साथ ही साथ उष्माधारिता भी होती है, यानी उष्मा देते जाइए वह उष्मा ग्रहण करते जाती है, ये उसकी उष्माधारिता कहलाती है। ये सब कुछ भौतिक गुण है। ऐसे ये तो हमारे फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन किताब में दिया हुआ था तो हमने थोड़ा सा नोट कर दिया। आगे है जल के रासायनिक गुण। तो जल का रासायनिक गुण क्या है, सुनना थोड़ा सा। जल के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण है। ये H2O, इसका सूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H2 का मतलब हुआ हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन के 1 भाग। जब रासायनिक विधि से संयोग करते हैं तो बनाते हैं जल, और ये उभयधर्मी होते हैं। ये क्या होते हैं? उभयधर्मी, अर्थात दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ इसके रासायनिक गुण हुए। तो अभी पढ़ रहे थे आप जल के भौतिक गुण और जल के रासायनिक गुण। तो कुल आपने अभी तक 5 बातें पढ़ा। पहला, हमारे लिए जल क्यों जरूरी है, जल के बिना जीवन नहीं। तीसरा, संक्रमित जल से होने वाले रोग, जल के भौतिक गुण, जल के रासायनिक गुण। अब आगे पढ़ेंगे मेरे भाई जल की शुद्ध करने के उपाय। देखिए, जल तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद शुद्ध होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश का जल गंदा होता है और वही जल अगर धरातल के नीचे चली जाती है, उसको फिर हम निकालते हैं तो वह शुद्ध रहता है। ये तो प्राकृतिक विधि हुआ मेरे भाई। लेकिन अगर बाहर आ जाते हैं तो बाहर में भी कुछ गंदगियां हो जाती है, या मिट्टी में जो 60-70 के लेयर का जल है वो हमारे लिए गंदा माना जाता है। कैसे उसको शुद्ध करेंगे? तो शुद्ध करने का पहला तरीका मेरा है उबालना। क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि संक्रमित जल को पिएंगे तो बीमारियां होगी, तो फिर संक्रमित जल से बचना है तो पहला क्या है? उबालना। उबालने से क्या होता है कि जब उबालेंगे ना तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाती है, हमारे बॉडी के अंदर जाती है, वो निष्क्रिय रहती है, कोई हमें प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब भी हम जल पिए, कैसा पिएंगे? उबला हुआ जल पिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके जितने भी सूक्ष्म जीव, कीटाणु, विषाणु जो भी होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, संक्रमित नहीं होंगे, हम लोग अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अब आगे है क्लोरीकरण। क्लोरीकरण का मतलब है, क्लोरीन एक ऐसी गैस है, ऐसे क्लोरीन गैस जहरीली होती है, याद रखना, जहरीली गैस होती है। अगर हमारे बॉडी में उसका प्रभाव हो गया तो हमारी तत्क्षण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जल में क्लोरीकरण कर देने से जल के, क्या समझे कि जब हमारे जैसे शरीर वाले लोग जब क्लोरीन गैस से मर सकते हैं तो वो तो सूक्ष्म जीव होता है, छोटा होता है, अगर उसको क्लोरीन दिया जाए तो वो क्यों नहीं मरेगी? तो क्लोरीकरण में वही किया जाता है। कभी आपने देखा होगा आरओ, पानी प्यूरिफायर होता है, वो क्या करता है? उसमें एक गैस उत्पन्न होती है जिसका नाम है क्लोरीन। वो जल में क्लोरीन गैस छोड़ते रहती है, उसके अंदर सिस्टम होता है कि वो क्या छोड़ते रहती है? क्लोरीन गैस। तो जल में से कीटाणु को क्या करते रहती है? नष्ट करते रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जल के शुद्धिकरण के दूसरा तरीका क्या है? क्लोरीकरण। तीसरा है निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब होता है कि जल में जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करने की विधि। जैसे कोई जल में अघुलनशील अशुद्धि है, जल में अघुलनशील, जो जल में घुलती नहीं है, छोड़ दीजिए, धीरे 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 उपंदी में क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी, हम उसको ऊपर वाले जल को निकाल लेंगे, वो क्या है? शुद्ध जल है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। या फिटकीरी डालना, फिटकीरी भी एक प्रकार का क्या है? अच्छा कीटाणुनाशक है, उसको डाल देने से भी वो जल क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और तीसरा है पराबैंगनी किरणें। जल में पराबैंगनी किरणें डालने से भी हमारी क्या हो जाती है? जल शुद्ध हो जाती है। यानी नदी तालाब का पानी जो शुद्ध हो जाता है, किसके कारण? पराबैंगनी किरणों के कारण। यानी आप अभी पढ़ रहे थे जल के शुद्धिकरण के तरीके। क्या क्या पढ़ा हमने? उबालना, क्लोरीकरण, फिटकरी डालना, निस्पंदन और पराबैंगनी किरणों द्वारा जल के शुद्धिकरण के तमाम सी बातें। आशा है इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ा सा और बच गया है, पढ़ना हमें निर्जलीकरण क्या है।
तो निर्जलीकरण अभी हमने पीछा पढ़ा था कि जब हमारे शरीर में दस्त हो जाए, उल्टियां हो जाए, या तेज धूप में हम अगर बाहर रहते हैं तो हमारे शरीर से ना अनावश्यक जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी को ही कहते हैं हम लोग निर्जलीकरण। जल की कमी को क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। और ऐसी स्थिति में शरीर जब कमजोर हो जाती है तो कई तरह की बीमारी होने की अधिक संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? तो बाहर की चीजों को हमको नहीं खाना है। और ऐसी स्थिति में हम उसको क्या देंगे? सुनिएगा। पहला है उसे जीवन रक्षक घोल देंगे। जीवन रक्षक घोल क्या है मेरे भाई? याद रखेंगे। तो निर्जलीकरण दूर करने का सबसे बेस्टम बेस्ट तरीका है जीवन रक्षक घोल। या तो उसे सामान्यतः ग्लूकोज पानी में घोर कर दीजिए। जो ग्लूकोज मार्केट में आती है, बहुत सारी ब्रांड बनाती है, जिनमें डाबर है, हेंज है ना, ये सब कंपनियां हैं जो क्या करती है, बहुत ब्रांड की चीज बनाती है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसे घोल करके दीजिए। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। जो ऑरेंज वाली ग्लूकोज आती है ना, वो ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है। तो वो सेवन करने से भी हमारी डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपको वहां पर सुविधा ना हो तो अपने घर के लिए भी पानी को गर्म करिए। पानी गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा चीनी, नमक डालिए। अगर नींबू संभव हो तो एगो नींबू निचोड़ दीजिए। इससे भी हमारे शरीर में जो जल की कमी है ना, वो जल की कमी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। ठीक है। इसका और तीसरा तरीका है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कुछ ब्रांड ऐसी है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, अगर ORS आप पीते हैं तो वह तुरंत एनर्जी देती है। मैं अपनी अनुभव बताऊं, एक व्यक्ति हमारे यहाँ काफी हैजा से पीड़ित, निर्जलीकरण हो गया। वो आए हमारे यहाँ, हमने बोला कि बस ठीक, कोई बात नहीं है, आपको हम 15 मिनट में खड़ा कर देते हैं ना। हमने झटाझट 2 ORS का गोल उन्हें पिला दिया। जैसे पिया, 15-20 मिनट बाद वो आदमी अपने आप को ना बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। बोला कि सर अब हम खड़ा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चला गया है हमारे यहाँ से। तो हमने देखा कि भाई ये ORS जो है ना, ये क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। यानी कहने का अर्थ है, अगर किसी को निर्जलीकरण हो तो क्या करेंगे? तो हमने 3 चीजें दिया। पहला ग्लूकोज पिलाइए, या जीवन रक्षक घोल खुद बनाइए, या मार्केट से ORS का घोल उसे दीजिए। तो इससे क्या होगी? उसकी निर्जलीकरण दूर हो जाएगी। अब आगे है जल का अन्य उपयोग। देखिए हमारे शरीर में जल का और सारे उपयोग होते हैं। जैसे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में जल मदद करती है। जैसे आपने देखा होगा कोई मशीन अगर लगातार काम करती है तो उसके रेड वाटर में पानी डालता है, जो उसका ऑपरेटर होता है, ताकि वो ठंडा होता रहेगा। नहीं तो ज्यादा देर काम करने के बाद वो गर्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पानी जब मशीन को पड़ता है, वैसी तरह से हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं जब काम करती है तो बॉडी गर्म हो जाती है। एक नंबर। और दूसरी नंबर बात आपने ये भी देखा होगा, खास करके हम लोग बिहार प्रदेश में रहते हैं, तो बिहार प्रदेश का एक सबसे बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व उसको कहते हैं। उसका नाम है छठ पर्व। जब खाली पेट हम लोग रहते हैं तो उस समय में हमारी बॉडी की तापमान अत्यंत बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग पानी तो पीते नहीं है। आज जब पानी नहीं, जो बर्तनी जो होती है पानी नहीं पीती है, तो उसके शरीर का बॉडी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि उसे अधिक पानी में जा करके, कम से कम सीने से नीचे की पानी में जा करके, तब हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। देखिए वो धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन उसके पीछे एक वैज्ञानिक मान्यता है कि जब हम बॉडी के नीचे यानी इतना तब शरीर के अंदर जाएगी तो पेट में ना पानी, वह जो है हमारी मांसपेशियां उसको खींचते रहती है, तो उससे शरीर की गर्मी दूर होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पानी की कमी है, इसीलिए लोग बाहर में खड़ा होकर के किसी तरह से, जबकि कमर तक पानी होना चाहिए, उसको कम से कम सीने तक पानी होनी चाहिए, तब जाकर के वो व्रत सफल होता है। ठीक है। व्रत क्या सफल होगा? वैज्ञानिक तरीके मान्य होगी। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है? जल मदद करती है। इसके अलावे हम जो भोजन करते हैं, हमारी मांसपेशियों में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कौन मदद करती है? तो जल मदद करती है। यानी मांसपेशियां, देखिए हमारी तंतुएं को अगर अच्छे रूप से काम करना है तो जल जरूरी है। गौर करिए, आप 2 दिन 5 दिन पानी कम पीजिए, आपकी चेहरे पर ना झुर्रियां आना शुरू होगी और कील मुहासे आ जाएंगे। जल ज्यादा सेवन करने से ये सब समस्याएं दूर रहती है। ठीक है। अर्थात हमारे शरीर के लिए जल बड़ा ही जरूरी है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद, जय भारत।